रात के 10:30 बजे थे। पहाड़ी सड़क पर ठंडी हवा कांटों जैसी चुभ रही थी। 3 दोस्त अर्जुन, राहुल और दीपक बाइक से लौट रहे थे। बारिश के बाद का कोहरा हर तरफ पसरा था। अर्जुन बोला, भाई होटल तक चले, रुकते हैं वहीं। राहुल ने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं था। दीपक ने हंसते हुए कहा, चलो थोड़ा एडवेंचर सही। कुछ देर बाद उनकी हेडलाइट्स ने एक पुराना बोर्ड दिखाया, होटल हिल व्यू सिंस 1975। बोर्ड टेढ़ा था, नीचे जंग और सूखी खून जैसी दाग पड़ी थी। फाटक पर जाली टूटी हुई थी। उन्होंने धक्का दिया तो गेट ऐसी आवाज में चरमराया कि तीनों एक दूसरे को देखने लगे। भीतर लॉबी में घुसते ही सीलन और सड़े फूलों की गंध आई। दीवारों पर पुराने फोटो थे, किसी फैमिली के, जो हंस रही थी। पर हर फोटो में एक कोने में एक लड़की धुंधली सी खड़ी थी और उसका चेहरा हर फोटो में थोड़ा और पास आता जा रहा था। दीपक बोला, किसी का मजाक होगा। अर्जुन ने जवाब दिया, या किसी की याद। रिसेप्शन पर एक पुराना बेल रखा था, टिंग टिंग। दीपक ने बजाया, कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर ऊपर से कदमों की धीमी आवाज आई, कोई है? अर्जुन ने पुकारा, कोई जवाब नहीं। तीनों ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां ऐसे करा रही थी जैसे सदियों से किसी का वजन नहीं झेला हो। दीवार पर लगे कमरे के नंबर टेढ़े लटक रहे थे, 9, 10, 11, 12 और फिर आखिर में 13। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, डर लगता है क्या? अर्जुन बोला, चलो देखते हैं। कमरे के भीतर सब कुछ अजीब था। बिस्तर पर सफेद चादर बिछी थी, लेकिन उसके बीचों बीच किसी के बैठने के निशान बने थे। टेबल पर आधा जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा पड़ा था। खिड़की पर लगे पर्दे हिल रहे थे, जबकि बाहर हवा नहीं थी। दीपक ने भागने को दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा वही था और फिर भी नहीं था। हर बार खोलने पर वही कमरा सामने आ जाता। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, दीपक! पर दीपक अब नहीं था। उसके जूतों के पास खून की पतली धार बह रही थी, जो फर्श में समा रही थी। कमरे में अब 2 टॉर्चें जल रही थी और दीवार पर लिखा था, 13वां मेहमान पूरा हुआ। अर्जुन और राहुल ने एक दूसरे को देखा। बाहर तूफान थम चुका था, पर होटल के अंदर किसी की हंसी अब भी गूंज रही थी। कमरे में बस 2 टॉर्चें जल रही थी। अर्जुन और राहुल एक कोने में सिमटे खड़े थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस धुएं की तरह दिख रही थी। दीपक का नाम दोनों बार बार पुकार रहे थे, दीपक सुन, मजाक मत कर। लेकिन हर पुकार के बाद दीवारों की गूंज लौटती थी, वही आवाज, पर थोड़ी मरी हुई। राहुल ने कांपते हुए कहा, भाई निकलते हैं यहां से। अर्जुन ने सिर हिलाया, पहले दीपक को ढूंढ ले। दोनों बाहर आए। गलियारा पूरी तरह अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर उभरी परछाइयां अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। हर कमरे के दरवाजे पर किसी ने कील से शब्द खोदे थे। चेक इन हुआ, चेकआउट कभी नहीं। राहुल ने कहा, यह किसने लिखा होगा? अर्जुन बोला, शायद वही जो अब भी यहां है। वे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही रिसेप्शन के पीछे कुछ खड़खड़ आया। एक पुराना रजिस्टर जमीन पर गिरा। उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। अर्जुन ने उसे उठाया। पहले पन्ने पर नाम थे, 1945, दीपक शर्मा, कमरा 13। अर्जुन की उंगलियां कांप गईं। वही नाम, वही कमरा। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, मतलब कोई पहले भी। अर्जुन ने पन्ना पलटा। अगले साल का नाम भी वही था, हर साल दीपक शर्मा, हर बार कमरा 13। तभी ऊपर से आवाज आई, कमरा अब खाली है। दोनों ने नजरें उठाईं। सीढ़ियों के ऊपर वही औरत खड़ी थी जो फोटो में दिखती थी। सफेद कपड़े, काले बालों में फंसा सूखा फूल, चेहरा आधा सड़ चुका। वो धीमे कदमों से नीचे उतरने लगी। हर कदम पर दीवारों से धूल गिर रही थी। राहुल ने कहा, भागो अर्जुन। दोनों पीछे मुड़े, पर गेट की जगह अब दीवार थी। होटल ने जैसे खुद को बंद कर लिया था। लॉबी में लाइट टिमटिमाई और सारे कमरों के दरवाजे एक साथ खुल गए। अंदर से हवा नहीं, कराहे निकली। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, कौन है तू? औरत बोली, मालिक की बेटी नंदिता। सबने मुझे झूठा कहा, अब मैं सबको यहाँ रखती हूँ। उसकी आवाज में जैसे कई लोगों की चीखें मिली हो। दीपक भी आया था, उसे मैं नहीं जाने दूंगी। अर्जुन और राहुल पीछे हटे, मगर फर्श उनके पैरों के नीचे नरम पड़ने लगी, जैसे जमीन मांस से बनी हो। राहुल का पैर धंस गया। उसने चीख मारी। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, खींचा, पर जमीन ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अब सिर्फ उसकी टॉर्च गिरकर लुढ़क रही थी। अर्जुन अकेला रह गया।
सांसें उखड़ रही थी। वो भागकर कमरे 13 में घुस गया। वही मोमबत्ती अब भी जल रही थी, पर बिस्तर पर दीपक बैठा था, चेहरा सफेद, आंखें खाली। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और कहा, भाई तू भी रुक जा, यहां सब ठीक है। अर्जुन पीछे। रात पूरी तरह काली थी। अर्जुन कमरे 13 में फंसा हुआ था। दीपक की खाली आंखों वाली परछाई उसके सामने थी और नंदिता की आवाज कमरे में गूंज रही थी, स्वागत है, अब तुम भी हमेशा यहां रहोगे। अर्जुन ने खुद को संभाला। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये सब क्यों? तभी फर्श की दीवारें धीरे धीरे दरारें दिखाने लगी, जैसे जमीन खुद को खोल रही हो। दीवारों से बाहर हल्की नीली रोशनी और ठंडी हवा आने लगी। एक अजीब खुरचनी सी आवाज, जैसे कोई हजारों सालों से रेंग रहा हो, उठने लगी। दीवार का हिस्सा गिरा और उन्होंने देखा, होटल के निचले तहखाने का रास्ता खुल गया था। सीढ़ियां गहरी, गीली और सरे लकड़ी से बनी थी। नीचे से सैकड़ों आवाजें आती थी, चीखें, फुसफुसाहट, हंसी। अर्जुन ने धीरे से कहा, दीपक तू नीचे गया था? लेकिन उत्तर में बस हवा और नमी की आवाज गूंजी। राहुल भी कमरे में आया। दोनों ने तय किया कि अब या तो सच्चाई पता चलेगी या वे तहखाने की ओर बढ़े। नीचे जाते ही फर्श और भी नरम हो गया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, होटल का निर्माण, मालिक की बेटी नंदिता, और हर चित्र में कुछ अलग। चित्र धीरे धीरे बदल रहे थे, जैसे किसी की यादें जीवित हो रही हों। तहखाने में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा एक विशाल कक्ष, जिसमें दीवारों से जाल जैसी धातु लटक रही थी और बीच में एक बड़ा गड्ढा, जैसे कुआं पर गहरा और काला। गड्ढे के अंदर ढेर सारे पुराने कागज, फोटो और जख्मी वस्तुएं बहती दिख रही थी। तभी वह आवाज फिर आई, नंदिता की, जो भी यहां आए वही नीचे रह जाता है। कमरा 13 सिर्फ शुरुआत है। गड्ढे के अंदर दीपक और कई अन्य लोग दिखाई दिए, चेहरे धसे हुए, आंखें खाली, लेकिन हाथ पैर हिल रहे थे, जैसे चेतना अभी भी जिंदा हो। राहुल कांप पड़ा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इसे रोका होगा, या कम से कम यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, गड्ढे की तरफ हवा तेज हो गई। दीवारों की आवाजें, स्वागत है, कमरा 13 अब तुम्हारा है। और उनके पैरों के नीचे जमीन ने हलचल शुरू कर दी। अर्जुन ने पीछे देखा। नंदिता की परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखें खाली। दीपक ने हाथ बढ़ाया अर्जुन की तरफ, जैसे कह रहा हो, भाई अब तुम ही यहां हमेशा रहोगे। सुबह गांव वाले वहां से गुजरे। होटल हिलव्यू वही खड़ा था, लेकिन तहखाने के गड्ढे अब फिर से बंद हो चुके थे और कमरे 13 की खिड़की में हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। कोई नहीं जानता कि रात में वहां कौन फंसा और कौन अब भी इंतजार कर रहा है। रात का समय अब और काला हो गया था। अर्जुन और राहुल तहखाने के उस गड्ढे के पास खड़े थे, जहां दीपक और कई अन्य लोग फंसे थे। अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे किसी ने सालों से अपनी कहानी दफन कर रखी हो। दीवारों पर जाली जैसी धातु अब हलचल करने लगी और नीली रोशनी तेज होने लगी। अर्जुन ने धीरे कहा, राहुल हमें ये देखना होगा कि ये सब क्यों हुआ। राहुल कांपते हुए बोला, भाई चलो बाहर निकलते हैं। लेकिन वहां से भागना अब आसान नहीं था। जमीन हलचल करने लगी और गड्ढे के अंदर की चीखें जोर पकड़ रही थी। तभी गड्ढे से कुछ गिरा, एक पुराना डायरी। अर्जुन ने उठाया और पढ़ना शुरू किया। पन्नों में लिखा था, कमरा 13 एक जादुई दरवाजा है, जो भी अंदर आता है वह होटल का हिस्सा बन जाता है। नंदिता की आत्मा इसे नियंत्रित करती है। हर साल एक नया मेहमान इसे पूरा करता है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। नंदिता धीरे धीरे गड्ढे की तरफ बढ़ रही थी। साफ दिखा कि उसने तहखाने के सभी लोगों की आत्माएं खुद में समेट रखी थी। अर्जुन ने देखा, दीपक की आंखें अब हल्की रोशनी में चमक रही थी। वो धीरे से बोला, भाई ये सिर्फ डर नहीं, सच है। जो अंदर आता है वो बाहर नहीं जा सकता। फर्श अचानक नरम हो गया। अर्जुन और राहुल नीचे गिरते गिरते गड्ढे के पास रुक गए। दीपक ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जमीन ने उसे भी खींच लिया। तभी नंदिता ने अपना चेहरा पास किया। सफेद कपड़े, सड़े हुए बाल, पर अब उसकी मुस्कान डरावनी थी।
अब तुम भी आ रहोगे। कमरा 13 हमेशा भरा रहता है। और आवाज के साथ तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। उसने डायरी फेंकी। डायरी गड्ढे में गिरी और नीली रोशनी और तेज हो गई। दीवारें हिलने लगी जैसे होटल खुद जीवित हो गया हो। राहुल ने चिल्लाया, अर्जुन, लेकिन उसके शब्द गूंज कर वापस लौट आए। दीपक की आवाज भी अब दीवारों में खो गई थी। अर्जुन अकेला रह गया। गड्ढे के अंदर से हल्की हंसी सुनाई दी। कमरा 13 अब तुम्हारा है। सुबह गांव के लोग वहां से गुजरे। होटल हिल व्यू वहीं खड़ा था, लेकिन तहखाने का गड्ढा फिर से ढक गया था। कमरा 13 की खिड़की में हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। कोई नहीं जानता कि रात में वहां कौन फंसा और कौन अब भी इंतजार कर रहा है। रात का समय अब पूर्ण रूप से काला था। होटल हिल व्यू अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि जीवित प्राणी लग रहा था। हर कमरे से नीली हल्की रोशनी झलक रही थी। दीवारों से हवा निकल रही थी, जिसमें फुसफुसाहटें और कराहें घुली थी। अर्जुन कमरे 13 में अकेला खड़ा था। दीपक और राहुल की परछायां अब दीवारों पर रेंग रही थी। अर्जुन ने देखा, फर्श हर कदम पर नरम हो रहा था, मानो जमीन ही उसे खा जाने वाली हो। तभी तहखाने की ओर एक हल्की कुरचनी सी आवाज गूंजी। अर्जुन ने धीरे से कहा, राहुल, हमें यह देखना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। राहुल कांपते हुए बोला, भाई चलो बाहर निकलते हैं। लेकिन अब वहां से भागना आसान नहीं था। दीवारें फुसफुसा रही थी। कमरा 13 अब तुम्हारा है, कभी नहीं छोड़ना। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सीढ़ियां उतरने का साहस किया। नीचे तहखाने में पहुंचते ही उसी नंदिता की परछाई धीरे धीरे सामने आई। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, चेहरा आधा सड़ा हुआ। उसकी आवाज में सैकड़ों चीखें घुली थी। जो भी यहां आए वही नीचे रह जाता है। कमरा 13 सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन ने देखा, दीपक और कई अन्य लोग गड्ढे में फंसे हुए थे। चेहरे धसे हुए, आंखें खाली, लेकिन हाथ पैर हिल रहे थे। चेतना अभी भी जिंदा। राहुल कांप पड़ा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इसे रोका होगा, या कम से कम यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, गड्ढे की तरफ हवा तेज हो गई। दीवारों की आवाजें, स्वागत है, कमरा 13 अब तुम्हारा है। अर्जुन ने देखा, नंदिता की परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखें खाली। दीपक ने हाथ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो, भाई अब तुम भी यहां हमेशा रहोगे। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। उसने गड्ढे में फेंका एक पुराना डायरी। डायरी गिरते ही तेज हवा चली। दीवारों पर लगी धूल उड़ गई। हल्की हल्की चीखें गूंजने लगी। लेकिन नंदिता की हंसी और भी गहरी हो गई। फर्श की दरारें और बड़ी हो गई। अर्जुन अब पूरी तरह गड्ढे के पास खड़ा था। दीपक और राहुल की परछाया उसके चारों ओर घूम रही थी। नीली रोशनी ने उसके शरीर को पकड़ लिया, धीरे धीरे अंदर खींचा। अर्जुन की आखिरी उम्मीद थी, डायरी। उसने उसे और जोर से फेंका। डायरी गड्ढे में गिरी और नीली रोशनी तेज हो गई। दीवारें हिलने लगी जैसे होटल खुद जीवित हो गया हो। और तभी रात की पूरी आवाजें बंद हो गई। सिर्फ नंदिता की आवाज गूंज रही थी, स्वागत है कमरा 13 का अंतिम मेहमान। अरे सुबह गांव के लोग वहां से गुजरे। होटल हिल व्यू अब शांत लग रहा था, लेकिन कमरे 13 की खिड़की में हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। तीनों की बाइक वहीं खड़ी थी। पैरों के निशान मिट्टी में दिख रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि रात में वहां कौन फंसा और कौन अब भी इंतजार कर रहा है। अर्जुन कमरे 13 के गड्ढे के पास खड़ा था। नीली रोशनी अब पूरे तहखाने में फैल चुकी थी। दीवारें फुसफुसा रही थी, जैसे हर ईंट में किसी की सांस फंसी हो। जमीन हर कदम पर नरम और हलचलती लग रही थी, मानो खुद को खोल रही हो। अर्जुन ने महसूस किया कि हल्की हवा में कोई आँच भी नहीं थी, फिर भी ठंड उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। तहखाने की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। हर बूंद जमीन पर गिरते ही गहरे गड्ढे की तरफ सड़ रही ध्वनि छोड़ती थी। दीवारों पर जाल जैसी धातु लटक रही थी। धातु की सतह पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन उसकी ओर देखा, धूल हवा में उठ गई और उसकी आंखों में चमकने लगी। गड्ढे में फंसे लोग हलचल रहे थे। दीपक के चेहरे की फीकी रोशनी अब भी चमक रही थी। उसकी आंखें खाली थी।
लेकिन हर बार उसकी परछाई दीवार में टकराने पर बदल रही थी। हर बार उसकी हल्की मुस्कान अर्जुन के दिल में डर और बढ़ा रही थी। राहुल की परछाई अब चारों ओर घूम रही थी। वो जमीन में आधा धंसी हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे मिट्टी में हल्की कंपन हो रही थी। जमीन धीरे धीरे उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही थी, जैसे होटल उसे अपने भीतर खींचना चाहता हो। दीपक की परछाई गड्ढे के पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए तैयार हो। हर बार उसकी आंखों की चमक बदल रही थी, कभी लाल, कभी नीली, कभी सफेद, और हर बार उसकी हल्की हंसी अर्जुन के कानों में घुल रही थी। नंदिता की परछाई अब सबसे पास थी। सफेद कपड़े उसके शरीर के आकार को ढक रहे थे, लेकिन कपड़े अब धूल और सड़ान से गीले हो गए थे। काले लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और हर हलचल में हवा उनके साथ हिल रही थी। चेहरे पर सड़ा हुआ हिस्सा अब और गहरा दिख रहा था। उसकी हंसी गहरी, धीमी और खून जमाने वाली। गड्ढे के चारों ओर छोटे छोटे उपकरण, पुराने कागज, टूटी हुई मोमबत्तियां और सड़े हुए फूल पड़े थे। अर्जुन ने देखा कि हर मोमबत्ती की राख में किसी का नाम उभर रहा था। पुरानी डायरी के पन्नों में पुराने मेहमानों की कहानियां लिखी थी, लेकिन हर कहानी अचानक रुक जाती थी, जैसे कोई उन्हें बीच में ही रोक देता हो। दीवारों की हर दरार अब धीरे धीरे खुल रही थी। दीवारों से बाहर नीली रोशनी और हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे तहखाने की आत्मा अब धीरे धीरे अर्जुन को गहराई में खींच रही हो। जमीन, दीवार, हवा सब एक जीवित प्रणाली बन गए थे और अर्जुन उसकी कड़ी पकड़ में था। हर चीज का विवरण इतना स्पष्ट था कि अर्जुन हर छोटी छोटी चीज महसूस कर सकता था। जमीन की नमी, धातु की ठंडक, गड्ढे की गहरी खटखटाहट, दीपक की परछाई का हल्का हिलना, नंदिता की धीमी हंसी, सब कुछ धीरे धीरे उसके चारों ओर एक जाल की तरह फैल रहा था। और तहखाने की गहराई में अब भी अंधेरा घना था। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे हर कदम के साथ डर और गहराता जा रहा है, पर अभी तक कोई अंत नहीं दिखा। सब कुछ बस फैल रहा था। रात अब अपनी पूरी ताकत पर थी। होटल हिलव्यू के चारों ओर काली छाया फैल चुकी थी। कमरा 13 की खिड़की से नीली हल्की रोशनी बाहर झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने होटल के अंदर की आत्माओं को बाहर से देखा हो। अर्जुन तहखाने में खड़ा था और उसके चारों ओर एक अजीब सन्नाटा और घिनौना ठंडक फैल रही थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आती थी, कभी धीमी, कभी तेज, जैसे होटल अपने आप में कुछ कह रहा हो। फर्श हर कदम पर नरम हो रहा था। जमीन में नमी उसकी उंगलियों में उतर रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि हर ईंट, हर दरार, हर बूंद उसकी ओर खींच रही थी। दीपक की परछाई गड्ढे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह चमक रही थी, लाल, नीली, सफेद, हर पल बदलती हुई। एक हल्की हंसी चारों ओर गूंज रही थी। राहुल की परछाई चारों ओर घूम रही थी, जमीन में आधा धंसी हुई, पर चेतना अभी भी जीवित। उसकी हर हलचल अर्जुन के दिल में डर पैदा कर रही थी। नंदिता की परछाई सबसे पास थी। सफेद कपड़े धूल और सड़ान से गीले, काले लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। चेहरा आधा सड़ा हुआ, मुस्कान डरावनी, आंखें खाली। उसकी हंसी चारों ओर गूंज रही थी। हर हलचल के साथ हवा भी हिल रही थी। गड्ढे के चारों ओर टूटी हुई मोमबत्तियां, पुराने कागज, सड़े फूल पड़े थे। मोमबत्तियों की राख में पुराने मेहमानों के नाम उभर रहे थे। पुरानी डायरी के पन्नों में कहानियां लिखी थी, लेकिन हर कहानी अचानक रुक जाती थी। अर्जुन ने धीरे धीरे गड्ढे की तरफ देखा। नीली रोशनी तेज हो रही थी और फर्श की हलचल अब डरावनी गति पकड़ चुकी थी। दीवारों की दरारों से हल्की हल्की ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे होटल की आत्मा हर तरफ फैल चुकी हो। दीपक ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां बढ़ाई। राहुल भी डर के मारे कांप रहा था। नंदिता की परछाई उनके चारों ओर घूम रही थी। नीली रोशनी ने सभी को धीरे धीरे घेरे में ले लिया। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। उसने डायरी उठाई। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, नीली रोशनी तेज हुई और कमरे में हल्की हवा की लहर दौड़ गई। दीवारों और फर्श से आवाजें गूंज रही थी, फुसफुसाहट, कराहें, हंसी। अर्जुन ने महसूस किया कमरा 13 अब पूरी तरह जीवित हो गया है।
दीपक, राहुल और नंदिता की परछाइयां अब उसके चारों ओर एक जाल की तरह फैल गई है। होटल का हर ईंट, हर दरार, हर आवाज उसे भीतर खींच रही है। फर्श की हलचल, नीली रोशनी, परछाइयां, हवाओं की सरसराहट, सब एक साथ मिलकर एक जीवित जाल की तरह फैल रहे थे और तहखाने की गहराई में अंधेरा अब पूरी तरह घना हो चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि डर अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वह जीवित हो गया है। दीपक ने अचानक अपनी परछाई का शरीर थोड़ा झुका लिया। राहुल की परछाई चारों ओर घूमते हुए जमीन पर हल्की कंपन छोड़ रही थी। नंदिता की परछाई धीरे धीरे गड्ढे के भीतर पड़ रही थी और उसकी मुस्कान अब और भी भयावह हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि तहखाने की हर छोटी चीज, जमीन की नमी, धातु की ठंडक, मोमबत्तियों की राख, सड़े फूल, पुराने कागज, सब अब उसकी चेतना को घेर चुके थे। जैसे कमरा 13 सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि पूरी एक जीवित दुनिया बन चुका हो। अर्जुन ने धीरे धीरे महसूस किया अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कमरा 13 हर साल नए मेहमान को खींचता रहता है, पर इस बार कुछ अलग था। नीली रोशनी में कुछ अजीब आकार दिखने लगे, जैसे नए रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं देखे थे। और तभी तहखाने की गहराई से एक धीमी, लंबे समय से दबा हुआ कराहा सुनाई दी। अर्जुन ने देखा एक और परछाई उभर रही थी। नीली रोशनी में उसकी पहचान अस्पष्ट थी, पर उसकी मौजूदगी ही अब कमरे की शक्ति को और बढ़ा रही थी। अर्जुन समझ गया, कमरा 13 का रहस्य अभी भी पूरी तरह खुला नहीं है। होटल हिल व्यू अब सिर्फ डर का प्रतीक नहीं बल्कि एक जीवित संरचना बन चुका है और अब अर्जुन के चारों ओर फैले जाल में कोई भी सुरक्षित नहीं था।